अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ मैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा। तो मैं हूँ आपका होस्ट मॉर्निंग स्टार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद मॉर्निंग स्टार। What? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रिक एसिड। Sorry, 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 sorry. तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि नाइट्रिक एसिड्स को इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं और इसका जो यूज़ है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में या डिफरेंट फील्ड्स में वो क्या है। तो ये सब चीज़ें आज हम हमारे लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो यार किसी ने भी जो है लेक्चर स्किप नहीं करना, तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। 3, 2, 1। नहीं तो तुम लोगों को क्या लगा था यहाँ पे मैं पिल्ले ऐड करूँगा? चलो जाके इलाज करो अपना। आ जाओ। नाइट्रिक एसिड के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड की डेफिनेशन। नाइट्रिक एसिड इज़ ए हाईली corrosive and toxic chemical compound that is used in the production of wide range of products such as fertilizers, explosive dyes and pharmaceuticals. No! God, please, no! 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 आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आया होगा कि नाइट्रिक एसिड इतना एक्सप्लोसिव और टॉक्सिक क्यों है। तो इसकी वजह ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज़र है। अगर इसको हम किसी भी मटेरियल के साथ रिएक्ट करेंगे तो पता चल गया होगा कि क्या रिएक्शन होता है अगर हम इसको किसी मटेरियल के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो अच्छा, अब अपनी कॉपी पेंसिल उठा लें तो हम थोड़े से की पॉइंट्स पढ़ने लगे हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि सबसे पहले जो एसिड डिस्कवर्ड हुआ था वो भी HNO3 है, ठीक है, जिसको जाबिर बिन हयान ने डिस्कवर किया था और इसको फादर ऑफ क्लासिकल केमिस्ट्री भी उनको बोला जाता है। ओल्ड नेम HNO3 का है एक्वा फोर्टिस, और एक्वा फोर्टिस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वाटर यानी कि तेज़ाब। तो HNO3 को तेज़ाब भी बोलते हैं। उसके अलावा ये एक मोनोबेसिक एसिड है। अब मोनोबेसिक का मतलब होता है इसकी बेसिसिटी 1 है। आप लोग कहेंगे हाँ कैसे पता बेसिसिटी 1 है, ऐसे कैसे बोल दिया भाई? तो मैं आपको कहूँगा कि रुको जरा, सबर करो। हम किसी भी मॉलिक्यूल की बेसिसिटी जो है वो उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम्स की मौजूदगी में बता सकते हैं। जितने उसमें हाइड्रोजन एटम्स होंगे तो उतनी ही उसकी बेसिसिटी होगी। तो मतलब अब HNO3 में एक ही हाइड्रोजन है ना, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 है और इसको मोनोबेसिक एसिड भी बोलते हैं। और अगर तुम लोगों को फिर भी ये भूल जाता है कि इसकी बेसिसिटी कितनी है तो जस्ट इतना याद कर लेना कि ये बेचारा भी सिंगल है तुम लोगों की तरह। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। और लास्ट पॉइंट इसका ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग और मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड वो होता है जिसको हम नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन करते हैं, तो वहाँ से ये हासिल होता है। तो ये हो गया नाइट्रिक एसिड का इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड या प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड या फिर फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड के भी जो है हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं, यानी कि 4 स्टेप्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड कंप्लीट होती है। फर्स्ट वन है जी ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। इसमें क्या होगा कि अमोनिया के अंदर हमने ऑक्सीडेशन करवानी है ऑक्सीजन की, ठीक है, यानी कि अमोनिया में ऑक्सीजन ऐड होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट एंड 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो अगर हम मतलब कि रिएक्टेंट में अपना मतलब अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मतलब ये कि अगर हम रिएक्टेंट्स चेंज कर दें, यानी कि पहले मैंने यूज़ किया NH3 अमोनिया, उसकी जगह जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है N2 यूज़ करूँ मैं, तो उसके लिए कंडीशंस भी चेंज हो जाएंगी, यानी कि टेम्परेचर और कैटालिस्ट वगैरह। और अब ये ना पूछे कोई कि ये क्यों हुआ है, क्यों हमने इसको ऐसा क्यों है। भाई यार मैं सब कुछ मैं बताऊँगा तो तुम लोग क्या करोगे इधर? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अब तुम लोग स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं रहे, अब तुम लोग यूनिवर्सिटी में आ चुके हो।
मतलब ये है कि दोस्तों और जो रिश्तेदार मिलते हैं उनके सामने तो ये झूठ फैला हुआ है ना कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, यहाँ पे क्या पता बंदा अफिलिएटेड कॉलेज में जलील हो रहा है। क्या बढ़िया था गुरु। तो जब हम अमोनिया या N2 का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें NO ऑब्टेन होती है, ठीक है। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि इसमें प्रोडक्ट भी दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो सकते हैं। मुझे मालूम है तुम लोगों को इस चीज़ का पता होगा, तुम बहुत बड़े केमिस्ट हो, पर यहाँ पे करना पड़ता है, समझा करो, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी लास्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था ली चैटेलियर प्रिंसिपल, तो उसकी कुछ कंडीशंस थी जिसको अप्लाई करके हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ मतलब प्रोडक्ट बना सकते हैं, जिनमें से टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट वगैरह ये सब शामिल है। तो इन कंडीशंस को अप्लाई करके हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना सकते हैं। और एक बात, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया जिस कन्वर्टर में होती है, यानी कि जिस चैम्बर के अंदर होती है, उसको कैटालिटिक कन्वर्टर बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर गॉज लगे होते हैं, यानी कि जालियों का एक जाल लगा होता है, इसलिए उसको कैटालिटिक कन्वर्टर कहते हैं। अब ये बात याद रखनी है, ये बाद में ना कहना कि सर ने पढ़ाया नहीं था, ये याद कर लो तुम लोग। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। स्टेप नंबर 2 है जी ऑक्सीडेशन ऑफ NO इनटू NO2, यानी कि पहले स्टेप में हमारे पास जो NO बनी थी, यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनी थी, उसकी हमने ऑक्सीडेशन करनी है और वो चेंज हो जाएगी NO2 में, ठीक है। अब जो हमारे पास NO2 ऑब्टेन्ड हुई है वो एक ब्राउन कलर्ड गैस है, विच इज़ देन ट्रांसफर टू द एब्जॉर्प्शन टावर, यानी कि फर्दर फिर उसकी आगे ट्रीटमेंट होगा, इसलिए उसको एब्जॉर्प्शन टावर में हम भेज देंगे। ठीक है, समझ गया। स्टेप नंबर 3 है एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O इन NO2, और ये होगी एब्जॉर्प्शन टावर में या एब्जॉर्प्शन कॉलम के अंदर। यार इसको समझाने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो कि डाइल्यूशन और एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क है। डाइल्यूशन वो है जिसमें कि हम कोई चीज़ किसी के साथ डायरेक्टली ऐड करते हैं, और एब्जॉर्प्शन में उसको स्लोली ऐड किया जाएगा। अरे मैं जानता हूँ तुम लोगों को समझ नहीं लगी होगी यार, तो मैं किस लिए हूँ मैं बताता हूँ ना। देखो डाइल्यूशन और एब्जॉर्प्शन में वही फ़र्क है जो हुज़ैफ़ा में और पूरी क्लास में है। पास कर दे उन्हें बचा है कोई चीज़ भला। देखो हुज़ैफ़ा जो है वो खाने पीने के मामले में बिल्कुल डायरेक्ट है, यानी कि कुछ भी बचा खुचा है ना वो नहीं छोड़ेगा, वो सब कुछ आने दे। उसको नहीं पता कि आराम से खाना क्या होता है और मैनर्स में खाना क्या, उसको नहीं, वो इस चीज़ से कोसों दूर है। तो वो सब कुछ डायरेक्टली इनहेल करता है, और हम लोग जो हम थोड़ा स्लोली खाते हैं, थोड़ा कम खाते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है हम सब में और हुज़ैफ़ा भाई में। एब्जॉर्प्शन टावर में क्वार्ट्स, कैटालिटिक क्वार्ट्स पीसीज अरेंज किए होते हैं पानी को स्प्रे करने के लिए NO2 के ऊपर, जो हमें सेकंड स्टेप में ऑब्टेन हुई थी, ठीक है। इसकी वजह ये है कि अगर हम वाटर को डायरेक्टली NO2 पे ऐड करवाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होगा, और इसकी वजह क्या है मुझे नहीं पता। ऐसे कैसे नहीं पता यार, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। देखो सिंपल सी बात है, किसी बंदे से तुमने अपना काम करवाया और बदले में आप उसको थैंक यू कहते हो और गिफ्ट लेके जाते हो उसके लिए कि भाई शुक्रिया यार आपने मेरा काम किया, मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। लेकिन वो गिफ्ट लेने से रिजेक्ट कर देता है ये कह कर कि मुझे नहीं चाहिए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो इसी तरह NO2 का मॉलिक्यूल जो है वो अनस्टेबल होता है, यानी कि उसका ऑक्टेट फिल नहीं होता। तो अनफिल ऑक्टेट की वजह से अगर हम उसमें कोई चीज़ डायरेक्टली ऐड करवाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगी हमारे लिए। तो ये इसकी सिंपल सी वजह है, एनीथिंग एल्स नहीं। तो स्टेप नंबर 3 में NO2 को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, जिसके नतीजे में HNO3 प्लस NO गैस हमें ऑब्टेन होती है। लेकिन यहाँ पे जो HNO3 बना है ना वो 100% प्योर नहीं है, यानी कि वो 68% प्योर है, 100% प्योर नहीं है। और साथ में NO गैस जो है उसको अलहदा से निकाल लिया जाता है एज अ वेस्ट के तौर पे। नाइस। तो लास्ट स्टेप है हमारा प्योरीफिकेशन ऑफ HNO3। अब इस स्टेप में क्या होता है कि
HNO3 के वेपर्स को पास आउट किया जाता है H2SO4 में से, ठीक है। और H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो कि उसमें से मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेगा HNO3 में से, जो कि मतलब उसको इम्प्योर बना रहा था। यानी कि जो स्टेप 3 में हमें ऑब्टेन हुआ था ना HNO3, 68% प्योर था वो, तो ये उसका सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेगा। तो और उसके बाद जो हमें H2SO4 ऑब्टेन होगा, मतलब कि जो HNO3 ऑब्टेन होगा वो 100% प्योर होगा। एंड नाउ अब ये खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और इसको खाने के बाद तुम लोग टपक सकते हो, लेकिन मुझे पता है दुनिया को फिर भी प्यार में डूब के मरना है। तो ये था हमारा ओवरऑल ओसवाल्ड प्रोसेस, ठीक है, जिसमें पहले हमने NO प्रिपेयर की, उसके बाद NO2 प्रिपेयर किए, देन हमने HNO3 प्रिपेयर किया। और ये है जी फ्लो चार्ट डायग्राम HNO3 की फॉर्मेशन का, ठीक है। अब इसको पॉज करके पढ़ लेना, कोई ज़्यादा बड़ी साइंस नहीं है कि क्या लिखा हुआ है, जस्ट स्टेप से लिखे हैं जो हमने ये सारा प्रोसेस पढ़ा है, तो पॉज करके देख लेना। अब सब चीज़ मैं तुम लोगों को नहीं बढ़ाने वाला। मजबूती देख रहे हैं लौटने की। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, जस्ट ये बताना है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे और ये कहाँ यूज़ हो रहा है। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र्स में, यानी कि ये जो ज़राअत में खाद वगैरह यूज़ होती है, स्प्रे वगैरह, दूसरी चीज़ें जो मतलब ज़राअत में यूज़ होती हैं उसकी तैयारी में इस्तेमाल होता है। नंबर 2 पे है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव, यानी कि धमाका खेज़ मवाद बनाने के लिए, सच एज डायनामाइट्स। वो हमारे पास चश्मा बैराज मियाँ वाली पे ना, ये एटॉमिक की एक फुल डेवलपमेंट का एक मतलब पूरा वो बना हुआ है एरिया, वहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब्स और दूसरे धमाका खेज़ मवाद बनाए जाते हैं, वहाँ पे इनकी एक पूरी ब्रांच है। और 3rd नंबर पे है प्रोडक्शन ऑफ डाइज़, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज़ एंड पिगमेंट्स, उनकी तैयारी में भी नाइट्रिक एसिड जो है यूज़ होता है। रे बाबा अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास कि एचिंग ऑफ मेटल्स। एचिंग ऑफ मेटल बेसिकली मेटल्स के ऊपर डिफरेंट डिज़ाइन बनाना, उनको किसी शेप में ढाल देना, यानी कि ये जो स्टील के ग्लासेस होते हैं, इनके ऊपर जो स्टील के ऊपर जो डिफरेंट डिज़ाइंस बने होते हैं, उसको ही कहते हैं एचिंग ऑफ मेटल्स ऑफ स्टेनलेस स्टील। क्योंकि अब यार स्टील कोई आम से धातु तो है नहीं, काफ़ी सख्त होता है, तो उस पर ये काम करना कोई ईजी नहीं है, इसलिए मेटल्स की एचिंग में भी नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है। और इसके अलावा क्लीनिंग एंड पिकलिंग में भी नाइट्रिक एसिड जो है यूज़ होता है। अब पिकलिंग बेसिकली क्लीनिंग ही है, क्लीनिंग को ही कहते हैं पिकलिंग भी, यानी कि मेटल की सरफेस को साफ़ करना, उसके ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ लगी होती हैं उनको हटा देना। तो ये कोई झाड़ू टाकी मारने जैसा नहीं है, केमिकल्स के बगैर ये काम नहीं होता। और ये जो काम हो रहे होते हैं मतलब से क्लीनिंग एंड पिकलिंग, ये जिस इंडस्ट्री में होता है उसको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एचिंग ऑफ सिलिकॉन या फिर स्टेनलेस स्टील की, ये प्रोसेस सारा मतलब एक ही है, एक ही प्रोसेस है ये। मज़ा आया। तो नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड। एक तो होता है लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है, यानी कि नाइट्रिक एसिड को एज ए रीएजेंट यूज़ किया जाता है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए लेबॉर्ट्री में। और उसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स, वही जो मैंने आपको एचिंग, पिकलिंग एंड क्लीनिंग वाला बताया, वही मतलब उसी चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यार ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की। तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर कोई नया आया है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब तो लाजमी ही कर लेना। वो जो लाल वाला बटन है उस पर चाहे फूल फेंक कर मारो, चाहे गमला, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और अब मैं भी जा रहा हूँ यार, ज़िंदगी में उखाड़ लेते हैं कुछ। माफ़ करना यार, इस चैनल पे हैप्पी एंडिंग नहीं होती। ऐसे कैसे? नवीन गाना बजा।
जब मैं तेरे जैसा नहीं तू मेरे जैसा क्यों है, मारे तूने मिस फायर अभी तेरा राउंड खाली, तेरा सर पैर भाई भाई पूरा साउंड खाली, तू काम भारी नहीं तेरा काम भारी नहीं, जितने मेरे खर्चे तेरी आमदनी नहीं, तेरा नाम होगा लेकिन काम मिले नहीं, किस काम का वो नाम जिसका दाम लगे नहीं, तेरे साथ वाले तेरे साथ लेकिन तेरे सगे नहीं।